बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था और आज हम उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक हो गया। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर लीनियर मोशन को और मतलब कि आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो लीनियर टर्म्स को और एंगुलर टर्म्स को हम बार बार हर एक पॉइंट के ऊपर आपस में रिलेट करते जा रहे हैं। ऐसा ही है। अब देखें, अब चूंकि हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम को आपस में रिलेट करते रहे। अब जब बात आ रही है, चूंकि अगर ये एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं तो फिर जैसे कि हमारे पास लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, इसी तरह एंगुलर मोमेंटम भी तो कंजर्व होना चाहिए। ऐसा ही है। अब लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट हम क्या पढ़ते थे? हम कहते थे कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम है और जो उसका फाइनल मोमेंटम है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, वो कांस्टेंट होगा। ऐसा ही है। अब आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा सिस्टम था? एक ऐसा सिस्टम जहां पे हमारे पास फोर्स क्या हो? जीरो हो। ऐसा ही है। अब सेम इसी तरह की एक कंडीशन हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट में। ठीक। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कि हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम में क्या कहा था? लीनियर मोमेंटम में कहा था कि हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए। मतलब कि एक सिस्टम के अंदर किसी भी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रही हो और जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा, लीनियर मोशन जो होगा, उसका जो इनिशियल मोमेंटम है और जो फाइनल मोमेंटम है वो हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है। वहां पे हम लोग फोर्स को जीरो ले रहे थे। अब चूंकि मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है कि लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है फोर्स, एंगुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है टॉर्क। तो अगर लीनियर मोमेंटम को हमने कंजर्व रखना था तो एक्सटर्नल फोर्स को हम लोगों ने जीरो कर दिया। अब अगर हमने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखना है तो ऑब्वियसली हम उस चीज को जीरो करेंगे जो कि उसकी प्रोडक्शन का एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है, जो उस मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहां पे हमारे पास टॉर्क है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मोशन को परफॉर्म करवाने के लिए। इसीलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? टॉर्क को क्या कर देते हैं? हम जीरो कर देते हैं। एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, अब लेट सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो इस तरह रोटेशन मोशन कर रहा है। ठीक हो गया। इस तरह एक एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब अगर मैंने इसको कंटिन्यूसली जो है, तो अब देखें, मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल देता हूं। आपने धागे के साथ पत्थर को बांध लिया और उसको घुमाना शुरू करें। ठीक है। अब आप अपने हाथ से उसको बार बार एक फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से उस पत्थर के ऊपर एक टॉर्क अप्लाई हो रही है और वो कंटिन्यूसली जो है तो एक सर्कुलर मोशन में रह रहा है। ऐसा ही है। अब अगर ये कंडीशन हो कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक एंगुलर मोशन कर रहा है, और मैं कंटिन्यूसली इसको फोर्स अप्लाई ना करूं, मतलब उसको मैं टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर रहा, एक्सटर्नल टॉर्क जो है इसके ऊपर जीरो है, तो तब अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट इस कंटिन्यूसली जो है तो अपनी इस मोशन को मेंटेन रखे, एक यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखे, तो तब हम कहेंगे कि इसका जो इनिशियल मोमेंटम है और जो इसका फाइनल मोमेंटम है वो जीरो, वो इक्वल होगा। सॉरी। ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं जी? टॉर्क इक्वल्स टू जीरो कर दिया हमने। अब हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम निकाला। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें हम लोगों ने ये रिलेशन डिराइव किया कि टॉर्क इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। टॉर्क मेरे पास जीरो हो गया, टॉर्क को मैंने जीरो पुट कर दिया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू जीरो। अब मैंने क्या करना है बच्चों? इस टाइम को भी मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो यहाँ पे आके जीरो से मल्टीप्लाई होकर ये जीरो हो जाएगा। पीछे मेरे पास चेंज इन एंगुलर मोमेंटम रह गया। अब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा कि ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम माइनस ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम। इसलिए मैंने यहाँ पे एल एफ माइनस एल आई लिख दिया जो कि इक्वल है जीरो के। अब मैं क्या करूंगा? यहां से इसको उठा के इक्वालिटी से उधर फेंक। जब ये उधर जाएगा तो मेरे पास ये चीज आ गई कि मेरे पास ये जो फाइनल मोमेंटम है एंगुलर मोमेंटम ऑब्जेक्ट का वो इक्वल होगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई ओमेगा होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे फाइनल आई इंटू ओमेगा फाइनल इक्वल हो जाएगा इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनिशियल
ली जो उसका था और साथ में इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी उसकी, ठीक है। तो आई ओमेगा इक्वल्स टू आई ओमेगा इनिशियली इक्वल्स टू आई ओमेगा फाइनली, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसकी ना डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अब एग्जांपल्स के जरिए हम इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास ना बच्चों एक आइस स्केटर है, ठीक है, जो स्केट करते हैं ना आइस के ऊपर, तो आप लोगों ने मोस्टली वीडियोस देखी होंगी। अब उसमें क्या होता है कि द स्पिनिंग आइस स्केटर इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये कैसे है, यहाँ पे देखें, हम लोगों ने अभी ये चीज देखी कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम ये इक्वल है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की, मतलब कि ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। किसी भी पॉइंट के ऊपर आप उसका एंगुलर मोमेंटम देखोगे तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम हमारे पास रिलेशन है आई एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। अब आई किसके इक्वल होता है, आई इक्वल होता है एम आर स्क्वायर की, ठीक है। अब आपने जरा इस इक्वेशन के ऊपर फोकस करना है। ये जो इक्वेशन है ना, इसको जरा गौर से देखिए। इसमें अगर मैं आर को नीचे लाके डिवाइड कर दूं, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड रेडियस। तो मैंने लिखा है कि फ्रॉम अबव इक्वेशन ओमेगा एंड आर हैज इनवर्स रिलेशन, जो कि मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, देखें मेरे पास अगर तो ऑब्जेक्ट का रेडियस ज्यादा है तो इसकी ओमेगा की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर इसका रेडियस कम है तो इसकी ओमेगा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। दोनों चीजें आपस में यहाँ पे देखो तो मल्टीप्लाई हो रही है ना। मैथ तो कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट का, मैथ तो चेंज नहीं कर रहे हम लोग सिर्फ दो चीजों को चेंज करके इसकी आई की वैल्यू को सेम रख सकते हैं। हम रेडियस बढ़ाएंगे तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, रेडियस कम करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज आप ऐसा करें, आप घर में क्या करें, दो डंबल्स या कोई भी चीजें उठा लें, बॉटल्स दो ले लें पानी से भर के, उनको छोटी बॉटल्स, और अपने हाथों को बिल्कुल ओपन करके आप ना गोल गोल घूमना शुरू कर दे एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब जैसे जैसे एक पॉइंट के ऊपर घूमेंगे घूमेंगे, अब आपका रेडियस ज्यादा है तो आपकी जो घूमने की स्पीड है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब जैसे ही आपने अपने हाथों को क्लोज किया तो अब देखिए रेडियस क्या हो गया, कम हो गया। जैसे रेडियस कम हो गया तो आपकी जो रोटेशन की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए आइस स्केटर क्या करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि जब वो यूं रोटेट करना शुरू करते हैं तो उन्होंने जब हाथ ओपन रखे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्लो स्पीड के साथ जो तो रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। बट वो एक मोमेंट आता है कि अपने हाथों को भी क्लोज करते हैं और अपनी बॉडी को भी क्लोज करते हैं, तो वो एक ही पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा हाई स्पीड के साथ रोटेट कर रहे होते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि उसने अपनी बॉडी का रेडियस कम किया, रेडियस कम करने से उसका जो इनर्शिया है वो स्मॉल हो गया। जब इनर्शिया स्मॉल हो गया तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एक हाई लेवल पे चली जाएगी। यहां पे उसका रेडियस ज्यादा था, रेडियस ज्यादा होने का मतलब है कि उसका इनर्शिया ज्यादा है, और इनर्शिया ज्यादा है तो मींस के उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम है। सही हो गया। अब सिंपल सी बात है, आप अगर एक नॉर्मल अगर लीनियर मोशन को भी कंसिडर करें तो हमारे पास अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है तो उसकी स्पीड कम होती है हमेशा, और किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड मास कम होता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है। मतलब आप दो बच्चों को बोलेंगे आपने रेस लगानी है, ठीक है, एक का मास बहुत ज्यादा है, एक का मास बहुत कम है, तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली जिसका मास कम है तो वो जीत जाएगा ना। क्यों जीतेगा? क्योंकि उसका मास कम होने की वजह से उसकी लीनियर स्पीड वेलोसिटी ज्यादा होती है, और जिसका मास ज्यादा होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी कम होगी। उम्मीद करता हूं आपको पॉइंट समझ आ रहा होगा, ठीक है। सेम यही कॉन्सेप्ट यहां पे भी अप्लाई होता है, जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक एग्जांपल है हम इस एंगुलर मोमेंटम को समझने की। इसके अंदर हम लोग रिलेशन को समझते हैं बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक हो गया। अब हम लोग इसके अंदर इसकी एप्लीकेशन है, लाइक फ्लाई व्हील है एक, उस वो एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, उसके बाद जायरोस्कोप को भी डिस्कस। अच्छा तो बच्चों अगर हम लोग फ्लाई व्हील की बात करें तो फ्लाई व्हील इज अ मैकेनिकल कंपोनेंट दैट स्टोर्स एनर्जी बाय स्पिनिंग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फ्लाई व्हील जो है ये वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के प्रिंसिपल के बेस के ऊपर। और अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, मेरे पास एक टायर है,
ठीक है, एक व्हील है, व्हील के अंदर आप रॉड को लगा दें, ठीक है, और रॉड के दोनों एंड से आप उसको होल्ड कर लें, तो आप देखेंगे कि अभी अगर वो मूव नहीं कर रहा तो वो क्या करेगा, वो एक साइड की तरफ टिल्ट हुआ होगा, ठीक है, गिर रहा होगा। बट अगर उसी व्हील को आप एक स्पीड के साथ उसको रोटेट करना शुरू करें, फिर आप उस रॉड को होल्ड करें, वो कभी भी नहीं टिल्ट होगा। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो रही है, ठीक है। या इसके अलावा अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, तो बाईसाइकिल्स या मोटरसाइकिल्स जो हम लोग यूज करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जब एक साइकिल है, बच्चा साइकिल चला रहे हैं, और जैसे ही उसने क्या किया, उसके पांव पैडल के ऊपर है, पैडल्स को उसने रोटेट करना स्टॉप कर दिया है, थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, जैसे ही वो साइकिल रुकेगी तो अब वो उसको बिल्कुल स्ट्रेट होल्ड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो एक तरफ गिरने की कोशिश करेगी, ठीक है। बट अगर वहीं पे वो पेडल्स को दोबारा रोटेट करना शुरू करे तो हमारे पास जो है, तो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगी और उसकी वजह से ये साइकिल कंटिन्यूअसली अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगी। अब फ्लाई व्हील यूज कहां कहां पे होता है? फ्लाई व्हील आर यूज इन द व्हीकल इंजन, इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड एनर्जी स्टोर सिस्टम्स। ये हमारे पास इन तमाम के तमाम, जैसे गाड़ियों के अंदर आपने देखा होगा, हमारे पास फ्लाई व्हील हर जगह पे यूज होते हैं, उसके इंजन के अंदर हमारे पास जो है, तो उसकी रोटेशन के अंदर। तो और इसमें हमें एक चीज का ख्याल रखना होता है कि हमारे पास हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो वो जो है तो एक अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा टॉर्क और जो उसका रेडियस है, उसको हम लोगों ने बड़ा एक्यूरेटली मेजर करना होता है इस तरह की इन मशीनरीज में जब हम फ्लाई व्हील को यूज करते हैं, ताकि वहां पे वो हमारे लिए प्रॉपर एक वर्क कर सकें और उसमें कोई डिस्टरबेंस या कोई उसके अंदर कोई डैमेज क्रिएट ना हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है एक जायरोस्कोप। जायरोस्कोप क्या है? डिवाइस यूज टू मेंटेन ओरिएंटेशन। जायरोस्कोप जो है, वो एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, अपनी एक ओरिएंटेशन को मेंटेन रखने की कोशिश करता है, और इट विल रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स ओरिएंटेशन, और वो अपनी उस ओरिएंटेशन में आने वाले चेंज को रेजिस्ट करता है, ठीक है। जायरोस्कोप अगर नॉर्मली आप उसको यूं यहाँ पे होल्ड करें ना, तो वो गिर जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा। जैसे अगर आप जब हम छोटे होते थे तो एक लट्टू सा होता था, जिसको हम यूं घुमाते थे, जब तक वो स्पिन करता था तो वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता था, जैसे उसका स्पिन स्लो हो जाता था तो वो एक तरफ गिर जाता था, ठीक हो गया। जायरोस्कोप भी सेम उसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, उसी तरह ही वर्क करता है। जायरोस्कोप अगर आप रोटेट नहीं किया हुआ तो वो एक जगह पे वो सीधा है, तो वो गिरने की वो गिरता रहेगा, ठीक है क्या। लेकिन अगर उसमें अगर आप उसको रोटेट करना शुरू करें एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ, आप जैसे उसको रोटेट करेंगे तो वो फिर अपनी उस ओरिएंटेशन को क्या करेगा, मेंटेन रखेगा, ठीक है, वो गिरेगा नहीं। और दूसरा, अगर लेट सपोज आप उसको टिल्ट भी करते हो तो वो फिर भी नहीं गिरेगा, बल्कि वो उसी जगह के ऊपर रोटेट करता रहेगा। इसके पीछे की लॉजिक क्या है, वो हम इसी टॉपिक के अंदर समझते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द जायरोस्कोप will require a torque, and the torque is provided by the gravitational force and is as its weight towards the ground। अब मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। डायग्राम, चलिए रफ सी डायग्राम बना लेते हैं। जायरोस्कोप, लेट सपोज बच्चों मेरे पास ये यूं यूं और यूं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जायरोस्कोप का। अब ये जब रोटेट कर रहा है, ठीक है, जब ये रोटेट कर रहा है तो ये बिल्कुल यूं स्ट्रेट है, ठीक हो गया। अब लेट सपोज जो मैंने ये दो पॉइंट लिखे हैं ना, ये दो पॉइंट, अब मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं। मेरे पास ये जायरोस्कोप अब क्या हो गया है, मैं पहले इसका स्ट्रक्चर बना लूं। ये यूं जायरोस्कोप है, और अब मैंने क्या कर दिया इसको, जो कि पहले बिल्कुल स्ट्रेट था, अब ये स्ट्रेट नहीं है, ये इस तरह है, ठीक है। अब ये मतलब एक एंगल के ऊपर टेढ़ा हो गया है, ठीक है। मैं चलें इनको भी एडजस्ट कर लेता हूं। ये देखें, इनिशियली मेरे पास ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो अब ये मेरे पास कुछ यूं हो जाएंगी, ऐसे और ऐसे, ठीक हो गया। अब होगा क्या कि इसका एक जो ये रेडियस आर है, जो कि यहाँ पे हमारे पास आर रेडियस है, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है जो कि क्या है, डाउनवर्ड है, जो कि इसकी F इक्वल्स टू W विच इज इक्वल्स टू mg, जो कि वेट फोर्स है। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा कि इसको एक तो रोटेट करने के लिए टॉर्क चाहिए,
ठीक है, क्या चाहिए, टॉर्क। और वो टॉर्क इसको कौन प्रोवाइड करती है, ये फोर्स W इक्वल्स टू mg प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोवाइड करती है, तो देखो बच्चों, मेरे पास फोर्स मोमेंट आर्म की डायरेक्शन है ये, ठीक है, और टॉर्क की डायरेक्शन है, ओ सॉरी, फोर्स की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। अगर आप इस डायग्राम को जरा गौर से देखें तो मेरे पास ये आ गया आर की डायरेक्शन, लाइक इस तरह, ठीक है, ये आर आ गया, ठीक हो गया। और ये जो मेरे पास फोर्स है, वेट फोर्स, वो मेरे पास क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है हो गया। अब अगर मैं यहां से देखें तो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम डायरेक्शन निकाले तो वो क्या होगी, तो देखो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि हमारे पास अगर ये दो वेक्टर्स है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में या वेलोसिटी में या एक्सेलरेशन में या मोमेंटम में हम एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि दो वेक्टर्स के बिल्कुल परपेंडिकुलरली तीसरा वेक्टर एक्ट करेगा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो आउटवर्ड होगी, परपेंडिकुलर होगी, और जिस डायरेक्शन में उसकी एंगुलर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में उसका एंगुलर मोमेंटम है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। तो मतलब कि ये इस तरह आउटवर्ड आउटवर्ड जो है बाहर की तरफ इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होगी, जिसकी वजह से जो है तो ये अपनी रोटेशन को कंटिन्यू रखेगा और ये अपनी ओरिएंटेशन को चेंज नहीं करेगा, बल्कि उसको चेंज जब भी आएगा तो ये उसको रेजिस्ट करता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट थे बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। उसके अलावा जो है तो हम लोगों ने जायरोस्कोप को भी डिस्कस किया। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।